हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने अपने इस चैप्टर के लिए पिछले वीडियो में एटॉमिक रेडियाई टॉपिक किया था। उसी एटॉमिक रेडियाई टॉपिक में आज एक छोटा सा टॉपिक और इंक्लूड करते हैं, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये टॉपिक कंसेप्चुअल और कॉम्पिटिटिव दोनों ही बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंपैरिजन को लेकर आते हैं कि विच वन इज स्मॉलर, विच वन इज लार्जर इन साइज। तो एक बार देखते हैं टॉपिक हमें पहले क्या कह रहा है, उसके बाद हम चलते हैं कंपैरिजन के क्वेश्चंस पे। सब डेफिनेशन देखेंगे, दोज स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि व्हाट यू मीन बाय स्पीसीज। स्पीसीज क्या होंगे? स्पीसीज एटम भी हो सकते हैं, स्पीसीज आयन भी हो सकते हैं। एटम मतलब जिन पर कोई चार्ज नहीं, आयन मतलब कैटायन और एनायन दोनों, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होना चाहिए? अलग अलग, डिफरेंट हो। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम का, ठीक है। सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, नाइट्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन, फ्लोरीन आयन एंड नियोन। नियोन एटम की स्टेज में है। सोडियम आयन +1 चार्ज, क्यों? क्योंकि देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 8 1 में, तो वी हैव टू लॉस दिस 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टेट एक्वायर करना है। फिर हमारे ऑक्टेट एक्वायर करने के बाद इस सोडियम आयन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। लेकिन प्रोटॉन कितने रह गए? प्रोटॉन रह गए 11। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम के पास आते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने पर इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। प्रोटॉन अब भी सेम है, कितने? 12। ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आयन की फॉर्म मिले? 10। प्रोटॉन कितने होंगे? 13। नाइट्रोजन के लिए देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन दिया 2 5। टू कंप्लीट द ऑक्टेट वी हैव टू नीड टू ऐड 3 इलेक्ट्रॉन। ऐड करने हैं हमें 3 इलेक्ट्रॉन। हमारी नई कन्फिग्रेशन होगी 2 8, लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी 7 ही हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन नीड टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर 10 बट प्रोटॉन इज सिमिलरली 8। फ्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होते ही इलेक्ट्रॉन ऑफ आयन कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने हो गए? 9। नियोन एक एटम है, आइसोलेटेड एटम है, न्यूट्रल चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 10। इन सब सीक्वेंसेस में, एग्जांपल्स में आपको कुछ कॉमन नजर आएगा। आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉमन नजर आएगा कि इन सभी स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन्स सेम है, आइदर बाय गेनिंग और आइदर बाय लूजिंग, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम। और जो प्रोटॉन्स की संख्या है और जो न्यूक्लियस पर जो चार्ज आ रहा है वो क्या है? डिफरेंट। तो डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, राइट। तो हम यहाँ से आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं। सपोज आपको इन सब में से ही बोला जाएगा विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज, तो बेटा इसके लिए एक नोट है, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज साइज डिक्रीजेज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब इफ द चार्ज बिकम्स मोर नेगेटिव, चार्ज मोर नेगेटिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है, मोर नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो रहा है? साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। आउट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स द लार्जर इन साइज इज एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, वी जस्ट गो टुवर्ड्स द स्मॉलर साइज। हम स्मॉलर साइज की तरफ जा रहे हैं, या आप इस एरो को ऐसे बना लें, ये लार्जर साइज के लिए होगा, लार्ज इन साइज, देन सोडियम, देन देखिए सोडियम के बाद कौन? चार्ज जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये साइज हमारा सबसे बड़ा है। अब हम जा रहे हैं इस तरफ। ये तो था हमारे पास जो है चार्ज डिक्रीजिंग के ऑर्डर में। इसके बाद हमारे पास आएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का साइज जो है वो सबसे छोटा होगा, स्मॉलर साइज। नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर है, इसका साइज क्या है? लार्जर। तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सबसे छोटा न्यूक्लियर चार्ज किसका है? प्रोटॉन। सबसे कम प्रोटॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के पास। तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। इस बात को आप ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंपैरिजन के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं।
चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह इसकी डेफिनेशन ना सही, फैक्टर्स ना सही, लेकिन कंसेप्ट हर जगह काम आता है। इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी कन्वर्ट एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इनटू कैटायन देन वी नीड द सच एनर्जी। है क्या ये? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी which is required to remove the most loosely bonded valence electron from outermost shell of an isolated gaseous atom to convert it into cation। देखिए क्या कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले या फिर हम जो पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि सोडियम मेटल सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्वर्ट कर कौन रहा है, कन्वर्ट किया किसने? देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम का ही एग्जाम्पल आपके सामने ले रही हूं। एटॉमिक नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूशन 281। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया, न्यूक्लियस है, पहली शेल है, सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, थर्ड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है, ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। हमें इसको कैटायन में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना है, यानी कि लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल बोल रहे हैं ना, रिमूव फ्रॉम द मोस्ट लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। लूजली बॉन्डेड का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में, ये ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हो गए, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसलिए लूजली बॉन्डेड है। ये नजदीक है तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा दूरी हमारे न्यूक्लियस से शेल की बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन उतना ही लूजली बॉन्डेड होता चला जाएगा। अब हमारा काम है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम कुछ एनर्जी लगाएंगे, लेकिन वो एनर्जी हम पहली बार में कोशिश करेंगे कुछ मिनिमम, मतलब कम से कम एनर्जी जो इसको यहां से रिमूव कर सके। हम जो एनर्जी यहां अप्लाई करते हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करने की एनर्जी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, ये आसानी से रिमूव हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, हमारा एटम किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम और इसको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा, अगर हमारे किसी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं, सपोज एग्जाम्पल हमने लिया मैग्नीशियम, यहां पर मेरे पास 282 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया कि हमारी पहली शेल में 2 हैं, दूसरी में हमारे पास 4 हैं और हमारी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कभी भी एनर्जी इनको एक साथ रिमूव नहीं करेगी, दोनों को रिमूव करने के लिए हम 2 बार एनर्जी अप्लाई करेंगे और दोनों ही केसेस में एनर्जी का डिफरेंस होगा। जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होंगे उस वक्त हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज प्रोटॉन पर है उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है।
लेकिन जैसे ही हमारा पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, जैसे ही हमारा पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अब प्रोटॉन हो गए ज्यादा और इलेक्ट्रॉन हो गए कम, तो न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी अब हमारे लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वी हैव टू अप्लाई मोर एनर्जी देन द फर्स्ट वन। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी लगाई जा रही है तो 2 बार हमने एनर्जी का यूज किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमने स्टेप बाय स्टेप एनर्जी का यूज किया, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप 3 बार यूज करेंगे। इस तरीके से हम इसको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। चलो बेटा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में और देखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव क्या होती है, जो स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें एक से ज्यादा करने हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप साइमल्टेनियसली उनको रिमूव करेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फिर सेकेंड होगा और फिर थर्ड होगा। तब जब हम उनका टोटल सम कर लेंगे, वो हमारी एनर्जी उस एटम के लिए क्या रहेगी? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एल्यूमिनियम लिया, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 283। वी हैव टू नीड लॉस 3 इलेक्ट्रॉन, हमें 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है। मैंने फर्स्ट एनर्जी अप्लाई की, यानी कि मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी लगाई, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और क्या कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली? 281। फर्स्ट एनर्जी मेरी जो लगी वो लगी 577 किलोजूल पर मोल, ठीक है, लेकिन अभी ऑक्टेट तो एक्वायर हुआ ही नहीं। फिर मैंने इसी आयन पर, यानी कि एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन पर फिर से एनर्जी लगाई, यानी मुझे अभी यहाँ पर एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करने हैं। मैंने सेकेंड एनर्जी अप्लाई की, मैंने फिर से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। नाउ माई कन्फिग्रेशन इज 281। 281 हो गई और चार्ज क्या हो गया एल्यूमिनियम पर? 2 पॉजिटिव। एट दिस टाइम जो मैंने एनर्जी लगाई, दिस H इज यूज्ड फॉर बेटा एंथैल्पी। ये एंथैल्पी के लिए सिंबल है। एंथैल्पी को आप एनर्जी भी बोल सकते हैं, ये एक सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का। I डॉट ई आयोनाइजेशन एनर्जी है, डेल का मतलब चेंज इन एनर्जी, राइट। तो सेकेंड एनर्जी जो मैंने लगाई वो लगाई 1789 किलोजूल पर मोल। इट क्वाइट मोर देन द फर्स्ट वन, राइट। Now the Al2 positive again need loss of 1 electron. Now I use the ionization energy at third time to getting the stability of aluminium ion. Aluminium ion को stable बनाने के लिए, देखिए मैंने अचीव कर ली ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कब अचीव हुई? जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन मैंने एक्वायर कर लिया बाय लॉस ऑफ कंटिन्यूअसली 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस वक्त जो एनर्जी मैंने यूज की, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लगाई, वो कितनी लगी? 2458 किलोजूल पर मोल। बेटा ये बढ़ क्यों रही है? मैंने आपको बताया था जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, प्रोटॉन तो उतने ही है ना, वो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। प्रोटॉन पर चार्ज, न्यूक्लियस पर चार्ज तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो चार्ज ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन को यूं होल्ड करके रखना चाहेगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, राइट। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल एल्यूमिनियम की चाहिए तो आप इन सब का टोटल सम कर सकते हैं, जोड़कर जो एनर्जी यूज होगी वो एनर्जी किसके लिए होगी? एल्यूमिनियम मेटल्स के लिए। बेटा मेटल्स के केसेस में सक्सेसिव एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। जो मेटल जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे, मेटल के केस में हमारी सक्सेसिव एनर्जी ज्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि साइज क्या होने लगता है? छोटा, ठीक है। बेटा जो यूनिट्स हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मोस्टली इस्तेमाल करते हैं वो होती है किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि 23.06 किलो कैलोरी पर मोल के इक्विवेलेंट होता है। 1 कैलोरी होता है बेटा 4.18 जूल के इक्विवेलेंट। तो हम एक बार इसको लिखकर और इसके फैक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा एक बार फैक्टर्स को देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, 5 फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा
न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो जितना ज्यादा दूर होते चले जाएंगे उतनी एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होने लगता है। तो बेटा सबसे जो पहला ग्रुप हमारा है, बिल्कुल लेफ्ट में जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें कम यूज करनी पड़ेगी, बजाय कि हम जब राइट साइड में जाते हैं वहां पर साइज डिक्रीज होने लग रहा है तो हमें वहां आयोनाइजेशन एनर्जी का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑन द राइट साइड, राइट। द सेकेंड इज पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। सबशेल में बेटा न्यूक्लियस के सबसे पास जो सब ऑर्बिटल होता है वो होता है S, फिर होता है P, फिर होता है D और फिर होता है F। सबसे नजदीक जो होता है उसकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा, यानी कि न्यूक्लियस उसको ज्यादा अट्रैक्ट, ज्यादा होल्ड करके रखता है। जितना हम दूर रहेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में रहेगा उसके बिहाफ पे एनर्जी काम करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन S में है तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, अगर P में है तो थोड़ी कम। इलेक्ट्रॉन D का रिमूव हो रहा है तो और कम लगानी पड़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन F का रिमूव हो रहा है तो हमें एनर्जी और कम लगानी पड़ेगी। यानी न्यूक्लियस के पास जब कोई सब शेल बिल्कुल नजदीक है तो हम बोलते हैं इट कैन पेनिट्रेट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास, तो एनर्जी उतनी ही ज्यादा। मोर द पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब शेल, यानी कि S सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, मोर पेनिट्रेशन, ये सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है तो इसके लिए एनर्जी भी कैसी लगेगी, ज्यादा, मोर लगेगी। F जो है वो लेस पेनिट्रेबल है तो उसके लिए भी एनर्जी भी क्या लगेगी, लेस। पेनिट्रेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, जो जितना नजदीक किसी अट्रैक्टिव पॉइंट के पास होगा उसको वहां से हटाना बहुत मुश्किल है, और जो जितना दूर होगा किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या अट्रैक्टिव पॉइंट से उसको रिमूव करना उतना आसान है। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि ये क्या पॉइंट है। एक छोटा सा नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। सपोज आप मार्केट में गए, ठीक है, और मार्केट में कोई ऐसे जादू दिखाने वाला या अजूबा दिखाने वाला या कुछ ऐसी कोई ऐसी घटना हो गई या कुछ ऐसा घट गया जो सब लोग देखना जिसको चाह रहे हैं। वो जो जिसके साथ ये घटना हुई है, वो जो जादू दिखा रहा है या वो कुछ भी जो कर रहा है, वो कहीं पर एक जगह सेंटर में बैठा है, उसके चारों तरफ लोगों ने भीड़ जमा कर ली खूब सारी, लेकिन वो सेंटर में बैठा तो उसने एक पर्टिकुलर एरिया बना रखा है कि उससे इधर कोई इंसान होना नहीं चाहिए। लाइक दिस, अगर ये कोई आदमी है जिसके साथ कोई जादू, चलो मान लीजिए मदारी है, बंदर का खेल दिखा रहा है, तो इसके इतने एरिया तक कोई आदमी यहाँ पर एंटर नहीं कर रहा, ठीक है, सबके सब यहाँ 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 घेरा बनाकर खड़े, उसको बिल्कुल देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप आते हैं, आप कहीं आ रहे हैं, मार्केट की तरफ आ रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि मुझे भी देखना चाहिए, भैया इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो आप बिल्कुल, ये भीड़ जो है वो यहाँ तक फैली हुई है, तो आप भी ये खेल देखना चाह रहे हो, आप भी वो अजूबा देखना चाह रहे हो, आप भी वो मदारी का खेल देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको कैसे देख पाओगे, कैसे देख पाएंगे आप उसको? या तो आपकी हाइट, देखिए ये यहाँ पर बैठ के दिखा रहा है अपना खेल और यहाँ पर आदमी खड़े हैं बहुत सारे, बहुत भीड़ है, और आपसे बड़े हैं, आपसे लंबे भी हैं, आपसे छोटे भी हैं, कई तरह के खड़े हैं, तो आपको ये खेल देखना है, आपको ये जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपकी हाइट बहुत लंबी हो, एवरेज हाइट से, नॉर्मल एवरेज हाइट के जो यहाँ पर आदमी हैं उनसे आपकी हाइट क्या हो, लंबी हो, ताकि आप यहाँ खड़े हों और आसानी से देख पाए, हाँ भाई अच्छा ठीक है मजे आ गए। नहीं, या तो आपकी हाइट लंबी हो, पहला पॉइंट, या फिर आप नजदीक ही किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं, कोई पेड़ है, कोई बिल्डिंग है पास में, और उसकी कनोपी पर जाकर, उसके टेरेस पर जाकर आप यूं झांक कर, ओहो मजे आ गए, भी तो बहुत अच्छा खेल है, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर से देखने में, हाइट तो छोटी रह गई पर कोई बात नहीं, मैं तो पेड़ की कनोपी पर चढ़ गया और मैं टेरेस पे चढ़ गया और मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा इफेक्ट यहाँ पर क्या काम कर रहा है कि मतलब हम शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे हैं, ये जो सेंटर है जहां पर वो खेल दिखा रहा था उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है कुछ लोगों ने,
किया हुआ है ना, आपसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। यही हाल हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, यही काम हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती हैं मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर। अगर आप बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं तो अंदर वाली जो शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस तक आपको नहीं पहुंचने देंगे। तो उस न्यूक्लियस के कारण जो भी आपका इफेक्ट होगा, अट्रैक्टिव इफेक्ट तो रहेगा नहीं। आपके जाने से, आपके आने से उस न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार से इन्होंने जो प्रोटेक्शन शो किया है, जो एक स्क्रीन बना ली है, एक शील्ड बना ली है आपके और न्यूक्लियस के, या आपके और इस सेंटर या आपके उस मदारी के बीच में, तो जो स्क्रीन बना ली है, जो प्रोटेक्टिव लेयर बना ली है चारों तरफ, उसी को हमने कहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप जितना दूर रहेंगे उतना न्यूक्लियस से आपका लेना देना खत्म। आपको रिमूव किया जा सकता है आसानी से, है ना। आप कुछ भी करें, आप केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, आप कहीं भी जाएं आए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ना हो, यानी कि देखिए अब लोगों की भीड़ कम हो जाए, तो आपको कनोपी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप आराम से थोड़ा सा इंसर्ट करके थोड़ा सा नजदीक आ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग खत्म हो जाए, धीरे धीरे ये शेल कम हो जाए, तो आप नजदीक आ रहे हो मतलब कि आप अंदर वाली शेल में प्रेजेंट हो। तो ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब मैं इस रूम में हूं, मुझे यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो देख पा रहे हैं, ठीक है। मुझे इस दीवार, जो रूम की दीवारें हैं, उन दीवार के बाहर वाला तो कोई नहीं देख पा रहा। उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीवार को हटाना पड़ेगा ना। भी अंदर वाले तो स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं मुझसे, बाहर कोई बच्चा है वो मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो करना चाहता है, लेकिन उसके और मेरे बीच में क्या है? दीवार है। तो दीवार शील्ड का काम कर रही है, उसको नहीं पता चल रहा कि क्लास में क्या चल रहा है, उसको नहीं पता चल रहा। अगर वो उस दीवार को हटाता है या वो दरवाजे से एंट्री करता है, तो इसका मतलब क्या है? वो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है और उसको मालूम चल रहा है कि क्लास में क्या हो रहा है। तो बेटा जो दीवार है, जो ये लेयर है, जो शील्ड है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये इंट्रैक्शन रोकती है बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का। बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका और न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन स्टॉप करती है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करती है। तो जितनी ज्यादा आपका जो शील्डिंग इफेक्ट रहेगा, जितनी ज्यादा आपका शील्डिंग इफेक्ट रहेगा, उतनी ही कम क्या रहेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। आसानी से ना निकल नहीं गए आप, मतलब वो बच्चा बाहर खड़ा है, दीवार के बाहर खड़ा है, तो मुझे क्या पता वो क्या कर रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है ना। तो उस पर कितनी आसानी से एनर्जी लगाओ, ले जाओ, ठीक है ना। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम पड़ रहा है, मतलब दीवार टूट गई है, तो मेरा ध्यान रहेगा उस बच्चे पर। हाँ, कहाँ जा रहे हो? चलो क्लास में चुपचाप। ध्यान रहेगा ना बच्चे के ऊपर क्लास में, तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी मैंने कि न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज आएगा, चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का आप लॉस करना शुरू करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। प्रोटॉन तो उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो फिर जो चार्ज है वो न्यूक्लियस का ज्यादा माना जाएगा ना। तो न्यूक्लियस मोर प्रोबेबली बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। देखिए कैसे, सपोज मेरे पास ये ठीक है, ये कोई कॉन्फ़िगरेशन है 5 इलेक्ट्रॉन 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक शेल और बना लेते हैं 9। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो बच गए। अब यहां पर अंदर 11 ही प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब तक एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन था। अब एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, ज्यादा निगरानी रखी जा सकती है इन इलेक्ट्रॉन्स पर, है ना। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज कहीं से निकालना चाह रहे हैं, 11 चौकीदार खड़े हैं। इस एक इलेक्ट्रॉन को, इस एक इंसान को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 11 चौकीदार खड़े हैं कि भैया इसको निकलने नहीं देंगे। वो सब इसको खींचेंगे, बचाएंगे, आप इसको बाहर से कोशिश करेंगे, वो इसको बचाएंगे। आपको इसके कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहां तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, एक के पीछे, हर किसी के पीछे एक चौकीदार था।
हर कोई इलेक्ट्रॉन एक चौकीदार से प्रोटेक्ट था, आपने थोड़ी सी मेहनत की और इसको रिमूव कर लिया। लेकिन यहां इसके पीछे इसका तो है ही, एक और बढ़ गया, तो दो दो चौकीदारों की निगरानी रहेगी एक इलेक्ट्रॉन पर। ऐसी स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चार्ज तो न्यूक्लियस का ही ज्यादा कंसीडर किया जा रहा है। तो यही कह रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन सपोज निकाल दिया, अगले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और ज्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। सक्सेसिव में एग्जांपल किया है हमने इसका। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। एंड द लास्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। कई बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहती है कि जैसे देखिए नाइट्रोजन के अंदर 1s2 2s2 2p3 p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसको बोलते हैं बेटा स्टेबल। जब कोई एलिमेंट स्टेबल होता है मतलब उसको हायर द स्टेबिलिटी लोअर द एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या है, कम, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के जो एटम हैं या जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल फिल्ड में है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहते। तो ज्यादा स्टेबिलिटी, मोर नीड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के ऊपर भी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर भी, न्यूक्लियर चार्ज पर भी, शील्डिंग इफेक्ट पर भी, पेनिट्रेशन पावर पर भी, एटॉमिक साइजेस पे भी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी रिलेट दीज एलिमेंट्स विद नॉन मेटल और एनी अदर मेटल, तब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। चलिए बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वेरिएशंस देखते हैं अलोंग अ पीरियड एंड विद इन अ ग्रुप। जैसे हमने एटॉमिक साइज की वेरिएशंस को डिस्कस किया था, वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पीरियड में कैसे कैसे वेरी करती है और ग्रुप में कैसे वेरी करती है। देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में चलते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो नया इलेक्ट्रॉन है, वो उसी शेल में ऐड हो रहा होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन हम इंक्रीज करते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं। जैसे ऐसे है कि लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो बेरिलियम का 4 है, बोरोन का फिर आपके पास 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियोन का 10 है। बेटा शेल सेम है, देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। नंबर ऑफ शेल वही है, KL 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 और KL। शेल नहीं बढ़ रही, न्यू एनर्जी शेल इंक्लूड नहीं हो रही, नया जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी शेल में एंटर हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब नया इलेक्ट्रॉन उसी शेल में एंटर करता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है। ये एटॉमिक साइज में हमने पढ़ा था कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और जो न्यूक्लियर चार्ज है उन दोनों की जो वहां पर पकड़म पकड़ाई चलती रहती है, तो कौन जीतता है। कई बार न्यूक्लियर चार्ज जीत जाता है, कई बार वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जीत जाता है। तो जैसे जैसे दोनों के फैक्टर काम करेंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी काम करेगी। एक बार ये नोट देखते हैं, एज वी मूव left to right in a period, ionization energy continuously increases because valence electron added in same cell, but nuclear charge increased by 1 unit। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है in each succeeding element, resulting in increase in force of attraction between nucleus and valence shell। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो साइज का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। ग्रुप में और देखते हैं, टॉप टू बॉटम आ रही हैं। साइज का क्या फैक्टर था कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे एक नई एनर्जी शेल उसमें ऐड होगी, नई एनर्जी शेल ऐड होती है तो इसका मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है। हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो हमारी एनर्जी क्या रहेगी, हमारी एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या है, हमारे साइज के इनवर्सली है ना। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एनर्जी वैसे वैसे कम, जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे एनर्जी ज्यादा। तो ये है वेरिएशंस।
कई बार वेरिएशंस मैंने इसमें आपको थोड़ा सा साइज को लेकर थोड़ा सा वेरिएट किया था। मैंने यहाँ पर एक्सेप्शंस बताए थे कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का बड़ा है, फिर फ्लोरीन का छोटा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी वहां पर काम करती है। एक दूसरा फैक्टर और यहाँ पर काम कर सकता है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होते हैं बेटा, उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। जो स्टेबल होते हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करना चाहते, ना गेन करना चाहते, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा हो जाती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस